हेलो बच्चों, स्वागत है आपका K3edu चैनल पर। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। लाइट के दो फिनोमिनन होते हैं, एक होता है रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन तो हम पढ़ चुके हैं पिछले वाले वीडियो में। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन के बारे में। तो रिफ्लेक्शन है क्या, जैसे आपने समझा होगा रिफ्लेक्शन कैसे होता है। तो जो भी ओपेक ऑब्जेक्ट हैं वहाँ से लाइट टकरा के आती थी और हमारी आंखों पर पड़ने के बाद हम उस चीज़ को देख पाते थे। ठीक है, यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, जो भी ट्रांसपेरेंट चीज़ें हैं उससे लाइट होकर गुजरेगी तो उसमें मीडियम होते हैं, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है लाइट। इसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाता है तो उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो ये मीडियम कौन सा होगा, ये मीडियम दो तरीके का होगा, एक रेरर मीडियम, एक डेंसर मीडियम। अब भाई लाइट रेरर से डेंसर जाएगी कि डेंसर से रेरर जाएगी, इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो रेरर से यदि डेंसर जाती है लाइट तो क्या होता है भाई, लाइट जब जाएगी रेरर से डेंसर मीडियम में तो एक पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ इंटरफेस है ना, जिसको हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी कहते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरफेस, यह इंटरफेस मीडियम से यदि वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, जैसे रेरर से डेंसर में जा रही है तो वो नॉर्मल की तरफ घूम जाएगी, और यदि डेंसर से रेरर की तरफ जाएगी तो नॉर्मल से थोड़ा दूर चली जाएगी। कैसे, रेरर मानो हल्का है और डेंसर मानो भारी है। तो रेरर मीडियम में हल्के मीडियम से भारी मीडियम में दी जाएगा तो क्या होगा, थोड़ा सा उसका स्पीड लाइट का घट जाएगा, और डेंसर से रेरर मीडियम में जाएगा तो लाइट का स्पीड बढ़ जाएगा। उसी के बारे में पढ़ना। चलिए शुरुआत करते हैं। क्या है रिफ्रैक्शन, लाइट का फिनोमिनन रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या है, इट हैपेंस इन ट्रांसपेरेंट मीडियम। ये जब भी पॉसिबल हो पाता है, कहाँ पॉसिबल हो पाता है भाई, ट्रांसपेरेंट मीडियम में हो पाता है। ट्रांसपेरेंट मतलब जिसमें आर पार हो सके लाइट। When a ray of light travels from one medium to another, refraction takes place, है ना। जब लाइट का रे, लाइट की किरण ट्रेवल करे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, लाइट की किरण जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करें तो रिफ्रैक्शन हो पाता है। क्या हो पाता है, रिफ्रैक्शन। लाइट का जो रे है वो डिपेंड्स करता है बेसिकली मीडियम पर, कि मीडियम किस तरीके का है। स्पीड ऑफ लाइट, लाइट का स्पीड जो है ये भी मीडियम पर डिपेंडेंट है। भाई लाइट का स्पीड डिक्रीज करेगा जब रेरर टू डेंसर जाएगा। कहाँ से कहाँ जाएगा, रेरर टू डेंसर जाएगा तो लाइट का स्पीड क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और यदि वो डेंसर टू रेरर जा रहा है तो लाइट का स्पीड क्या होगा, इंक्रीज करेगा। रेरर टू डेंसर डिक्रीज और डेंसर टू रेरर इंक्रीज। तो रेरर किसको बोलते हैं, रेयर बोले तो एयर, रेयर बोले तो एयर, और डेंसर उसके अलावा, जैसे आपका वाटर हो गया, जैसे आपका ग्लास हो गया। इन सब से लाइट यदि जाएगी, रेरर से डेंसर मीडियम में जाएगी, यानी एयर से वाटर या ग्लास में जाएगी तो क्या होगा, लाइट की स्पीड डिक्रीज करेगी। लेकिन वाटर या ग्लास से एयर की तरफ जाएगी तो लाइट का स्पीड क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फिगर से, जिस पॉइंट पे ये पड़ा इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये रे आ रही है, ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे है। यहाँ पर इसके अलोंग में एक लाइन ड्रा किया गया, ये लाइन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये रेरर मीडियम था और ये डेंसर मीडियम है। तो रेरर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में लाइट जाएगी तो कहाँ घूम जाएगी, नॉर्मल की तरफ। ये आपका नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ घूम गया। ये इंसिडेंट रे है, और ये जो लाइट यहाँ से टकरा के इस तरफ जा रही है रेरर टू डेंसर, यानी पॉइंट ऑफ इंटरफेस से या इंटरफेस मीडियम में वापस जा रही है जब, तो क्या हो रहा है, ये नॉर्मल की तरफ घूम रहा है। यानी ये जो रे है क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्टेड रे। क्या कहलाएगा ये रे, रिफ्रैक्टेड रे कहलाएगा। बात समझ में आ रही है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ घूम गया। कहने का मतलब बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल आफ्टर रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बाद आपका लाइट का रे क्या होगा, नॉर्मल की तरफ घूम जाएगा। अब यहाँ पर देखें, ये डेंसर मीडियम है और ये रेरर मीडियम है। लाइट रे आ रही है यानी इंसिडेंट रे ये है, और उसके बाद ये नॉर्मल से थोड़ा दूर चली जाएगी। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल से दूर चली जाएगी। अच्छा इसमें देखिएगा, ये एक्चुअल लाइट रे होता
यदि रिफ्रैक्शन वगैरह कुछ नहीं हो रहा है तो लाइट रे ऐसे जाते होता, कोई मीडियम ऐसा नहीं होता, तो यहाँ पर भी मीडियम नहीं होता तो ये लाइट रे इस तरह से जाती, ठीक है, यहाँ से ऐसी जाती, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, डेंसर से रेयर मीडियम में लाइट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल से थोड़ा दूर चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल आफ्टर रिफ्लेक्शन, क्या होगा, बेंड करेगा, दूर जाएगा नॉर्मल से, कब, रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है। ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। अब ये बताइए कि नॉर्मल से, जैसे हम लोग रिफ्लेक्शन में पढ़ते तो उसी तरह का इसमें भी पढ़ना है। ये देखिए नॉर्मल है, नॉर्मल से इंसिडेंट रे जो एंगल बना रहा है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, या इसको इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्टेड एंगल बोलेंगे। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंट एंगल बोलेंगे। यहाँ पर, यहाँ जो रिफ्रैक्टेड रे है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्टेड एंगल बोलेंगे। क्या ये क्लियर है? क्लियर है बातें? चलो अच्छी बात है, ये सब क्लियर होनी चाहिए, है ना। ये तो बातें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग कि कुछ इसके एग्जाम्पल हैं, किसके, रिफ्रैक्शन के। पहला एग्जाम्पल क्या है? पहला एग्जाम्पल है कि यदि कोई सिक्के को, यदि कोई वस्तु को, ऑब्जेक्ट को, जो चमकती चीज़ हो, उसको हम बाल्टी में डाल देंगे तो जो एक्चुअल पोजीशन होगा ना सिक्के का, बाल्टी में तो डालेंगे तो सिंक कर जाएगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल से जानते हैं आप लोग कि वो डूब जाएगा। डूबने के बाद वो क्या होगा कि आपका जो लोअर पोर्शन है वहाँ पर जाकर वो इकट्ठा हो जाएगा, लोअर पोर्शन पर जाके जमा हो जाएगा। लेकिन हम लोग को वो सिक्का कहाँ दिखाई देगा मालूम है? ऊपर की तरफ। क्यों? लाइट रे आई, उससे रिफ्रैक्ट हुई, हमारे आंखों तक पहुँची। तो ये आंखों तक पहुँचने का सिलसिला कैसे हुआ? पानी जो है वो है डेंसर मीडियम, आपकी आंखों तक आया तो रेरर मीडियम से होते हुए आया आपकी आंखों तक, तो डेंसर टू रेरर जाएगा तो क्या होता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। डेंसर से रेरर होगा तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन के बाद लाइट का रे नॉर्मल से कुछ दूर जाता हुआ आपको समझ में आएगा। उसी का एग्जाम्पल है क्या, जो सिक्का दिखेगा ऊपर की तरफ। सिक्का एक्चुअल में नीचे नहीं दिखता, कहाँ दिखता है, ऊपर की तरफ। ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, एक्वेरियम में यदि मछली को रख दिया गया है, मछली है एक्वेरियम में, तो आपको मछली एक्चुअल साइज से बड़ी दिखाई देगी। क्यों? देखो लाइट रे आई और एक्वेरियम में गई और टकरा के हमारी आंखों तक आई, तो डेंसर टू रेरर मीडियम आ रहा है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो वो भी आपका जो है मछली का साइज बड़ा दिखाई देगा। एक्चुअल पोजीशन पर वो भी दिखाई नहीं देगा, बड़ा साइज दिखाई देगा। तीसरा एग्जाम्पल क्या है? तीसरा एग्जाम्पल यदि मान लो कि हम लोग पेंसिल को पानी में, बाल्टी में, ये छोटा गिलास में ही, जो आपका ट्रांसपेरेंट गिलास है उसमें डाल देंगे, तो पेंसिल आप देखेंगे ना कि एक भाग लगेगा कि दूसरा साइड है, दूसरा भाग अलग साइड है, दोनों कट गया है। जबकि पेंसिल को हम लोग निकालेंगे यू डीप करके तो आप लोग देखेंगे ना पेंसिल टूटा फूटा नहीं है, वही है। तो ये क्या है, एक्चुअल में आंखों का भ्रम है। ये रिफ्रैक्शन के कारण चीज़ें दिखाई दे रही, लाइट रे डेंसर से रेरर मीडियम की तरफ आपकी आंखों की तरफ आ रही है, तो दिक्कत हो रहा है कि वो हल्का सा मुड़ा हुआ होता है ना, जिसके कारण वो लगता है कि ब्रेक करके, ऐसा ब्रेक होता नहीं है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला जो टॉपिक है पढ़ना हम लोग को, रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास प्रिज्म। रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास प्रिज्म, रिफ्रैक्शन होगा रेक्टेंगुलर ग्लास प्रिज्म में। अब जो हम बातें कर रहे थे रेरर टू डेंसर और डेंसर टू रेरर, यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कैसे? देखिए लाइट रे आया, लाइट रे क्या हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ये रेरर मीडियम है, हवा से आ रहा है, एयर से आ रहा है, अब डेंसर मीडियम में जा रहा है, ठीक है ना। ये आपका एक्चुअल में ये नॉर्मल है, ये आपका नॉर्मल लाइन है, ठीक। अब यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, लाइट आया तो एक्चुअल में तो इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन आपका रेरर टू डेंसर मीडियम में आया ना, तो लाइट रे क्या हो गया, टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ घूम गया। देखो यहाँ से नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा घूम गया। अब क्या हुआ, ये जा रहा था इस तरह से, सीधे जाएगा, नॉर्मल की तरफ घूम गया। यहाँ देखेंगे लाइट रे क्या है, यहाँ पर आया, ऐसे आया, ठीक है, ये डेंसर में ही चलता रह गया।
अब डेंसर से फिर क्या हो गया, रेरर मीडियम की तरफ जाएगा। तो फिर क्या होगा, यहाँ पर ये जो नॉर्मल लाइन है यहाँ से कुछ दूर जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। या रेरर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, और डेंसर टू रेरर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ घूम गया। तो देखेंगे ना, ये चीज़ देखेंगे आप, ये जो एक्चुअल लाइन जाता है, लाइट रे का एक्चुअल लाइन जो जाता है, इसकी ये पैरेलल दिखाई देगा, इसकी ये पैरेलल दिखाई देगा और कुछ दूरी पर दिखाई देगा, है ना, कुछ दूरी पर आपको समझ में आएगा। यानी इसके बीच में क्या हो रहा है, कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, थोड़ा सा स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। वही हमने लिखा है, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड लेटरली आफ्टर रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बाद थोड़ा सा इसके बीच में डिस्प्लेसमेंट आपको समझ में आएगा। तो ये आपका रिफ्रैक्शन हो रहा है रेक्टेंगुलर ग्लास प्रिज्म से, और आपका इसमें आप डिफ्रैक्शन देखते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि रेरर टू डेंसर, डेंसर टू रेरर जाएगा, तो लाइट रे फिर जहाँ से जैसे आया था उसी तरह का सीधा आपको दिखाई देता है। लेकिन एक्चुअल तो ये लाइट रे था, है ना, और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। कुछ दूरी पर इनका जैसे कुछ दूरी पर ये शिफ्ट रहेगा, इसका डिस्प्लेसमेंट स्लाइटली, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर ग्लास प्रिज्म के अंदर पढ़ना है। बोर्ड के लिहाज से देखा जाए तो रिफ्रैक्शन इम्पॉर्टेंट है, रिफ्रैक्शन को और पार्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है ना। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अगला टॉपिक रिफ्रैक्शन के अंदर ही आता है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे रिफ्लेक्शन में हम लोग नियमों को पढ़े थे, उसी तरीके का इसमें भी नियम हो। दो नियम है, ठीक है ना। पहला नियम क्या है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के नियम के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। हिंदी में क्या बोलते मालूम है ना, अपवर्तन है। सीबीएसई बोर्ड वाले कहेंगे क्या है भैया, ये क्या है। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है अपवर्तन। चलिए इसके दो नियम है। पहला नियम है, पहला ला क्या है, द इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे and the normal to the interface of transparent media at the point of incidence all lie in the same plane, पहला नियम क्या कह रहा है कि इंसिडेंट रे, आपने देखा था इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और जो नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंटरफेस पर है, यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, है ना। क्या क्या होता है, तीन ही चीज होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। उसी चीज को लिखा गया है, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडिया। इंटरफेस क्या, वो जो चीज चेंजेज हो रही थी, या रेरर टू डेंसर जो जा रहा था, जो चीज़ें चेंज हो रही थी, वही है इंटरफेस ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडिया। ट्रांसपेरेंट मतलब आर पर जाना, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ट्रांसपेरेंट मीडिया का जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, जहाँ पर लाइट गिर रही है, ये सारा का सारा क्या हो रहा है, एक ही प्लेन में रहते हैं, ठीक है। दूसरा नियम क्या है, दूसरा रूल क्या होता है, इसका नियम क्या होता है, द रेशियो ऑफ sine of angle of incidence, is 1 / 2 of
to sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction. The ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is a constant. ये क्या होगा? कांस्टेंट होगा. The ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant. मतलब sin I by में sin R इक्वल टू कांस्टेंट. पर्टिकुलर मीडिया के लिए, है ना, पर्टिकुलर मीडिया के लिए, पर्टिकुलर कलर के लिए ये sin I by sin R कांस्टेंट होगा. साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बाई साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये ऑलवेज क्या होगा? कांस्टेंट होगा. लेकिन पर्टिकुलर मीडिया के लिए, हर जगह ये कांस्टेंट नहीं होता. पर्टिकुलर कलर के लिए, पर्टिकुलर मीडिया के लिए ये कांस्टेंट होता है ना. क्या क्या आपने पढ़ा? इसमें दो नियम है. पहला है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये सब एक प्लेन में रहेंगे. दूसरा आपने पढ़ा कि रेशियो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस का बाई साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये किसी भी हालत में पर्टिकुलर मीडिया के लिए, पर्टिकुलर कलर के लिए कांस्टेंट होगा. ये दोनों चीज आपने पढ़ा, ठीक है ना. फॉर अ गिवन कलर एंड pair of media, for a given color and pair of media is also known as Snell's law. Snell's law क्या होता है भाई? जो आपने पहला नियम पढ़ा ना वो तो छोड़ो, एज इट इज छोड़ देंगे. लेकिन आपने जो पढ़ा रेशियो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये कांस्टेंट, ये बेसिकली किसने दिया? स्नेल्स लॉ ने. उनका कहना था कि गिवन कलर या कोई भी पेयर ऑफ मीडिया, उसके पेयर के बारे में. पेयर मतलब क्या? रेरर टू डेंसर जो ले रहे हैं ना, वही वाला पेयर, ठीक है ना. रेरर जो लिए, डेंसर जो लिए, उसके लिए, उस पर्टिकुलर मीडिया के लिए या किसी भी गिवन कलर के लिए ये साइन आई बाई साइन आर कांस्टेंट होगा. इसी को हम लोग स्नेल्स का नियम कहते हैं. स्नेल्स लॉ क्या बोलते हैं इसको? स्नेल्स का नियम बोलते हैं. कोई दिक्कत इसमें? और स्नेल्स ने क्या किया, जो साइन आई था, साइन आर था, उसको लिख दिया उसने एन. यानी उसने कहा कि जो साइन आई बाई साइन आर है वो किसके बराबर होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यहाँ पर म्यू या एन से डिनोट किया जाता है, जो अभी आप देखेंगे बोर्ड पे ना. यानी उनका क्या कहना था? साइन आई, स्नेल साहब का कहना था पेयर ऑफ मीडिया और गिवन कलर के लिए साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू एन. एन मतलब क्या है? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब जो आपका इंटरफेस था ना, उसके लिए उसने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया. पहला वाला इंडेक्स, जैसे मान लो ये रेरर है, यहाँ से लाइट आ रही है और इधर की तरफ जा रही है, तो ये मान लिया पहला मीडिया, ये मान लिया दूसरा मीडिया. इसी को बोल दिया उसने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. मतलब ये पॉइंट ऑफ इंटरफेस, ये इंटरफेस मीडियम से ऊपर और नीचे, मीडियम वाइज इसने दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिसाइड कर लिया. उसी का रेशियो जो है उसने एन मान लिया. कांस्टेंट की जगह क्या कर दिया? एन कर दिया. एन को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं. कहीं कहीं किताबों में इसको म्यू भी लिखा जाता है. क्या लिखा जाता है? म्यू भी लिखा जाता है. साइन आई बाई साइन आर का उसने बोला कि n2 बटा n1 है. n2 बटा n1 क्या होता है? यानी n21. n21 का मतलब क्या हुआ? where 2 is of second medium and 1 is of first medium. यानी क्या हो रहा है कि n is refractive index for a given pair of medium. It is the refractive index of the second medium with respect to the first medium. Refractive index of second medium to the first medium.
टू फर्स्ट मीडियम। ये मीडियम वाइज डिसाइड कर दिया गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। उसने कहा साइन ए बाई साइन आर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि 2 to 1 है तो n to 1 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम टू द फर्स्ट मीडियम। तो चलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, इसका और किसी के साथ कोई रिलेशन है कि नहीं ये तो समझ गए होंगे। चलिए इसमें दो चीजें पढ़नी है, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको एन या म्यू से डिनोट कर रहे थे हम लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको हम लोग एन और म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो क्या इसका डिफिनेशन लिखेंगे, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रिफ्रैक्टिव index of glass with respect to air the refractive index of glass with respect to air is given by the ratio is given by the ratio of speed of light in air to the speed of light in glass, to the speed of light in glass। यहाँ से क्या बातें निकल कर आएंगी देखेंगे हम लोग। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ग्लास किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में होगा, तो इसका मतलब होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो देखेंगे क्या इसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं। यानी हम लोग देखिए NGA ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास यानी इसको NG बोलते हैं भाई में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इसको हम लोग NA लिखते हैं, इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। एयर या वैक्यूम के लिए स्पीड ऑफ लाइट को C से डिनोट करते हैं भाई में, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। किसी अनदर चीज़ों में हम लोग इसको V मान लेते हैं, यानी किसी मीडियम के लिए इसको V मान लेते हैं। यानी हमने कहा कि NGA बराबर NG अपॉन में NA इक्वल टू C अपॉन में B। ये फॉर्म हो गया, ये फॉर्म हो गया। यानी हम लोग कह सकते हैं कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, किसी भी वेलोसिटी यानी कोई भी मीडियम है उस वेलोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि ज़्यादा होगा तो स्पीड ऑफ लाइट इन दोज मीडियम तो वो क्या होगा, कम होगा। यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होगा तो आपका स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, जिस मीडियम में हम बात कर रहे हैं उसमें उसकी वेलोसिटी क्या होगी, स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी। यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी आप जो रेयर और डेंसर मीडियम के हम लोग जो बातें कर रहे थे वो एक्चुअल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि ज़्यादा होगा तो उस मीडियम में आपकी स्पीड, लाइट की स्पीड क्या होगी, कम होगी। यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो स्पीड ऑफ लाइट इन दोज मीडियम इज़ वेरी लो, लेस, बहुत कम होगा। और यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो स्पीड ऑफ लाइट इन दोज मीडियम इज़ वेरी हाई, बहुत ज़्यादा होगा। बातें क्लियर हुई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे ही डिपेंडेंसी यानी रेयर और डेंसर जो डिसाइड करते हैं वो चीज़ें केवल और केवल
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर है, ऐसा स्नेल्स ने कहा था। और आगे ये सब चीज़ें फॉर्म में आई जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। एक और फॉर्म आता है कि यदि एन ए जी कर दें तो क्या होगा। सिंपल सा फॉर्म है एन ए अपॉन एन जी इक्वल टू वी बाई सी। उल्टा होता है सर, एन जी ए बराबर क्या होगा, एन जी बाई में एन ए इक्वल टू सी बाई वी, वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाई स्पीड ऑफ लाइट इन दोज मीडियम ग्लास वगैरह जो भी है। यहाँ पर यदि उल्टा कर दें, एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास है तो एन ए यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर बाई में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन कौन सा मीडियम, ग्लास मीडियम, और बाई में स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। बातें समझ में आई, बातें समझ में आई। चलिए, अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिंपली हम लोग इसको बोल सकते हैं किसी मीडियम के लिए, द अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज सिंपली कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। द अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव the absolute refractive index of a medium is simply called refractive index, refractive index। The absolute refractive index of a medium is simply called refractive index। यानी absolute को हम लोग जैसे एन एम से डिनोट करते हैं बराबर सी बाई वी। किसी भी मीडियम के लिए आप सी बाई वी यानी किसी भी मीडियम के लिए हम बात करेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाई स्पीड ऑफ लाइट इन दोज मीडियम, जिस मीडियम की बात करें, यहीं से ये रिलेशन आया था जो आपने पीछे पढ़ा, यहीं से रिलेशन आया था। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, सिंपली हम लोग उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कह सकते हैं। एन एम इक्वल टू सी बाई वी यानी वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाई में स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम की बात कर रहे हैं। चलिए, कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं जो हम देख सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या होगा 1.33, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इक्वल टू 1.33, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना होता है 1.52, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.33, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.52। यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला भाई, कोई मीडियम है, पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे। क्वेश्चन में हम क्या देखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज़्यादा किसका कम है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि ज़्यादा है तो आपका स्पीड ऑफ लाइट इन दोज मीडियम इज लो, और यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो स्पीड ऑफ लाइट इन दोज मीडियम इज वेरी हाई। ये जरूर ध्यान देंगे, और ज़्यादातर क्वेश्चन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ही रिलेटेड आता है या इनसे आता है। एन जी बाई एन ए इक्वल टू सी बाई वी उल्टा हो जाता है, यहाँ पर एन ए बाई एन जी इक्वल टू वी बाई सी उल्टा हो गया। तो ये सब चीज़ें ध्यान देंगे, मोटा मोटी यही सब चीज़ें आती है क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए, पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्या है, मिटा दे इसको। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे आधारित है। पहला क्वेश्चन देखें क्या है। पहला क्वेश्चन है कि लाइट इंटर कर रहा है एयर से ग्लास में। क्वेश्चन पहला क्या है, लाइट enters from air to glass, light enters from air to glass having refractive index कहने का मतलब n है इक्वल टू 1.50। जब एयर से ग्लास में जा रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1.50 है। व्हाट इज द
स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास? ग्लास, ठीक है। आपका स्पीड ऑफ लाइट में वैक्यूम दिया हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम यह है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, एक बात और ध्यान रखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर दो चीज़ें दिया रहता है ऑब्लिक करके, लेकिन आपका जो वैक्यूम में है और एयर में है, लाइट की स्पीड कभी भी मीडियम पर डिपेंडेंट नहीं होती है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ये समझेंगे, वैक्यूम में और एयर में बात करेंगे, वैक्यूम क्या कोई ऑब्स्टकल नहीं होता है, इसलिए एग्जैक्टली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है लाइट का स्पीड। लेकिन उसके स्पीड से थोड़ा स्पीड कम होता है एयर में, लेकिन किताबों के अंदर क्या होता है 3 × 10⁸ ही मान लिया गया है, उसको ही मान के चलेंगे। यहाँ पर फिलहाल स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम यानी सी की वैल्यू इतनी दी हुई है। तो मीडियम की बात कर रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी ग्लास का दिया है, लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, यानी किसी मीडियम के लिए इतनी वैल्यू दी हुई है। तो हम लोग लिख सकते हैं फार्मूला से n इक्वल टू क्या होता था, n इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बटा में स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। उसे सपोजिट लेके चलते थे, ये मीडियम की बात कर रहे हैं, ग्लास मीडियम एयर है जो भी है, ठीक है। तो हम लोग के पास c दिया है, n दिया है, तो v निकालना, v इक्वल टू c/n। c कितना है 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 1.5, 2 टाइम्स में कट जाएगा, यानी देख लो आप यहाँ से। अब जैसे प्रैक्टिकली आप बता सकते हैं कि देखो पहले लाइट कहाँ थी, एयर में थी, अब चली गई ग्लास में, तो लाइट की स्पीड देखो घटी है कि बढ़ी है, घट गई भैया। एयर में कितना था, वैक्यूम में कितना था 3 × 10⁸ था, अब कितना हो गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गया। तो लाइट की स्पीड घटी कि बढ़ी, तो घट गई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका दिया 1.50। चलिए ये बातें समझ में आई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि कोई इंडेक्स दिया रहता है, उसमें आपको ये बताना होता है कि पर्टिकुलर कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, एयर दिया है, आइस दिया है, वाटर दिया है, जो भी दिया है, जहाँ पर क्या हो रहा है उसकी डेंसिटी, मीडियम की डेंसिटी बढ़ते जा रही है। डेंसिटी छोड़ो, यदि हम मीडियम की बात करेंगे, एयर, आइस, जहाँ पर ऑब्स्टकल सबसे कम होता है वहाँ पर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, जहाँ पर ऑब्स्टकल कम होगा वहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज़्यादा होगा या कम होगा। तो कम होने के चांसेस रहते हैं। जहाँ पर ऑब्स्टकल ज़्यादा होता है वहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग ज़्यादा होता है। यदि बात करें कि हम लोग किरोसिन है, डायमंड है, ये सब की बात करें, तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू एयर या वाटर से देखा जाए तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पर ऑब्स्टकल ज़्यादा ही हैं। वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का कितना होता है 2.42 होता है, ठीक है। तो जिसका ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगा, ऑप्टिकल डेंसिटी यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, वहाँ हम बात करेंगे स्पीड का कि वो कम होगा। यानी यहाँ से कंक्लूजन और आता है कि ऑप्टिकल डेंसिटी बराबर एक तरह से कहो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि ज़्यादा है तो स्पीड क्या होगा, कम हो जाएगी। ये वेलोसिटी है। ऑप्टिकल डेंसिटी यदि ज़्यादा है या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो स्पीड क्या होगा, कम होगा। तो हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी यदि देखा जाए तो किसका होगा, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी होता है डायमंड का, तो उसका स्पीड क्या होगा, उसमें स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एयर का ऑप्टिकल डेंसिटी 1 पॉइंट समथिंग आता है, 00 कुछ आता है, 8 आता है, तो उसका ऑप्टिकल डेंसिटी कम है, सिंपल सी बात है स्पीड क्या हो जाएगा लाइट का वहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा। इसी से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन रहता है या रिलेशन ये पूछा जाता है कि मीडियम और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या रिलेशन है। जैसे क्वेश्चन रहेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का 2.42 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का 2.42 है, इसका मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का क्या है 2.42 है, तो बताइए इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, ठीक है ना। चलिए यहाँ देखते हैं।
और अगला क्वेश्चन क्या है कि भैया ऐसा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का 2.42 है, तो इसका मतलब क्या है? फॉर्मूला से चलेंगे, n इक्वल टू C/V। तो n क्या है? 2.42 है। c क्या है? 3 × 10⁸ है। अपॉन में v क्या है? निकालना है। तो v बराबर 3/2.42 × 10⁸ ना। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि स्पीड के बारे में, कि स्पीड क्या होगा, डायमंड के यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो स्पीड क्या हो जाएगा? उसका कम हो जाएगा। उसका स्पीड क्या हो जाएगा? लाइट से कम हो जाएगा। यानी यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा फैक्टर, किससे? 2.42 से। यदि बात करें स्पीड ऑफ एयर का, तो आपका स्पीड ऑफ लाइट से 2.42 रिड्यूसिंग फैक्टर हो जाएगा। कहने का मतलब c/में 2.42 लिख सकते हैं ना। तो ये लाइट के स्पीड का क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ये जो वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, स्पीड की बात कर रहे हैं किसी मीडियम के लिए, तो लाइट के स्पीड से क्या हो जाएगा? कम ही होगा ना जी। तो रिड्यूसेस कितना फैक्टर से हो रहा है? 1/2.42 ये फैक्टर है। इस फैक्टर से स्पीड क्या हो जाएगा? डायमंड का कम हो जाएगा। इसका यही मतलब है। फिर से समझिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि डायमंड का 2.42 दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता, याद रखिएगा, कोई यूनिट नहीं होता, यूनिटलेस होता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कि क्या इसका मतलब है 2.42 जो डायमंड का दिया है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो स्पीड ऑफ लाइट इन दोज मीडियम, जिस मीडियम में जा रहा लाइट, वहाँ पर स्पीड क्या होगा? लाइट के स्पीड से 1/2.4 टाइम्स कम होगा। कितना कम होगा? 1/2.42 टाइम्स, सॉरी 1/2.42 टाइम्स रिड्यूसिंग फैक्टर होगा, उससे कम होगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, यहाँ तो कुछ क्वेश्चन आपने किया, समझा भी होगा। जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा होगा। ऑप्टिकल डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ही होता है, एक ही टाइप होता है। यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा तो स्पीड ऑफ लाइट कम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम या ऑप्टिकल डेंसिटी कम तो स्पीड ऑफ लाइट इन दोज मीडियम इज ज़्यादा, है ना, मोर हो जाएगा। और इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट एंड वेलोसिटी ऑफ दोज मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। और आपका ये मीडियम, जिस मीडियम में जाएगा उसको निकालना होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया रहेगा। यहाँ से नेचुरली आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जैसे 2.42 है, किरोसिन का आ सकता है, और भी चीज़ें आएंगी। ग्लिसरीन का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होता है। समझ रहे हैं? तो ये सब चीज़ें क्वेश्चन आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप में और कुछ चीज़ें बेसिक्स टाइप में। ठीक है, ये वीडियो यहीं तक रहेगा। अगले वीडियो में हम लोग स्फेरिकल लेंस से शुरुआत करेंगे। रिफ्लेक्शन के अंदर स्फेरिकल लेंस आता है और रिफ्लेक्शन में हम लोग स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे। ओपेक था, यहाँ पर लेंस में ट्रांसपेरेंट है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसकी शुरुआत अगले वीडियो में होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।